तो आज हम अष्टांग हृदय, जिनके रचयिता हैं लघु वाग्भट, उसके सूत्र स्थान का पहला अध्याय, उसका पहला चैप्टर आयुष काम्य अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आयुर्वेद का बेसिक्स बताया गया है, या फिर कह सकते हैं कि आयुर्वेद का सार बताया गया है। तो टुडेज टॉपिक इज आयुष काम्य अध्याय, डिजायर फॉर लॉन्ग लाइफ। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आयुर्वेद की परिभाषा। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोकम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात हित अहित, डेट इज गुड और बैड, और सुख दुख और आयु के लिए हितकर, अच्छा या बुरा, इन सब विषयों के बारे में जहां बताया जाए वो आयुर्वेद है। फिर देखते हैं आयु की परिभाषा। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम। अर्थात शरीर, जो हमारा शरीर है, जो पंच महाभूत से बना हुआ होता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, प्लस इंद्रिय जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जिसमें ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय ये सब आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, प्लस सत्व डेट इज मन, प्लस आत्मा, इन सबका संयोग का नाम जीवन है या फिर आयु है या फिर लाइफ है। ठीक है, तो ये हो गई आयुर्वेद की परिभाषा और आयु की परिभाषा। फिर आता है मंगलाचरण, जिसे हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। यहाँ पर आचार्य वाग्भट नमस्कार करते हैं भगवान बुद्ध को, जिन्होंने लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, जेलसी, सेल्फिशनेस, ईगो, जो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी से जुड़े होते हैं, हमारी बॉडी में फैले हुए होते हैं और जो अलग अलग डिजीज उत्पन्न करते हैं, इन सबको नष्ट करा। तो इसीलिए जो आचार्य वाग्भट हैं वो भगवान बुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं। फिर आता है आयुर्वेद का प्रयोजन, पर्पस ऑफ लाइफ। धर्म, अर्थ एवं सुख का साधन आयु है। उस आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों में पूर्ण आदर रखना चाहिए। बेसिकली टू अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि क्या है, धर्म डेट इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइटियसनेस, प्लस अर्थ अर्निंग मनी इन द लीगल वे, और सुख, ये तीन जिसको हम त्रिवर्ग भी बोलते हैं, इन सब की कामना करने वाले लोगों को आयुर्वेद का पालन और आदर करना चाहिए। तो ये है पर्पस ऑफ लाइफ, आयुर्वेद का प्रयोजन। फिर आता है आयुर्वेद अवतरण। बेसिकली इसमें हम ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि आयुर्वेद हमारे पास तक कैसे पहुंचा। तो जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का ध्यान करके उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया था। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया था, अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया था। फिर चरक संहिता के अनुसार देवराज इंद्र ने भारद्वाज को पढ़ाया, सुश्रुत संहिता के अनुसार देवराज इंद्र ने धन्वंतरी जी को पढ़ाया, अष्टांग हृदय के अनुसार देवराज इंद्र ने आत्रेय मुनियों को पढ़ाया। अभी हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। जो आत्रेय मुनियों ने फिर आगे अग्निवेश आदि ऋषियों को ये ज्ञान दिया। अग्निवेश आदि ऋषियों में अग्निवेश, भेल, जत्रुकर्ण, पराशर, हारित, शारपाणी ये सब आते हैं। फिर इन्होंने, ये जो अग्निवेश आदि महर्षि थे, उन्होंने अलग अलग आयुर्वेद शास्त्रों की विस्तार के साथ रचना की। तो ये हो गया आयुर्वेद अवतरण, डेट इज ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद। फिर आता है अष्टांग हृदय की विशेषता, इसके फीचर्स क्या हैं, विशेषता क्या है। महर्षि वाग्भट का कथन है कि इधर उधर बिखरे हुए उन प्राचीन तंत्रों में से उत्तम सार भाग को लेकर यह संग्रह किया गया है। प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदय। इसमें प्राचीन तंत्रों में वर्णित विषय ना अत्यंत संक्षेप से और ना ही अत्यंत विस्तार में कहे गए हैं। बेसिकली जो इधर उधर बिखरे हुए विषय थे, उनको एक साथ लाकर, ना ज्यादा संक्षिप्त डेट इज ना ज्यादा छोटे में और ना ज्यादा विस्तार में, ना ज्यादा फैला के या बड़ा करके एक ग्रंथ, एक संग्रह बनाया गया और उसका नाम अष्टांग हृदय रखा गया, जिसमें उत्तम भाग सारे संग्रहों के जो फैले हुए थे उनको एक जगह इकट्ठा करा गया। यह है अष्टांग हृदय की विशेषता। फिर आता है आयुर्वेद के 8 अंग। इन्हीं 8 अंग की वजह से अष्टांग नाम रखा गया है। इसमें क्या क्या आते हैं, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्राविष चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। काय में आता है नॉर्मल डिजीज जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, जैसे फीवर, ब्लड डिसऑर्डर, स्किन डिजीज एक्सेट्रा।
बाल चिकित्सा पीडियाट्रिक्स जो बच्चों के लिए होती है। गृह चिकित्सा ये जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स इन सब से डील करती है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा में ईएनटी आता है, जो हमारे क्लेविकल के ऊपर ऊपर जितने भी अंग हैं उनकी चिकित्सा जिसमें होती है। फिर आता है शल्य चिकित्सा फिर आता है दंशरा विष चिकित्सा टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें जैसे सांप वगैरह काट दिया जाता है तो उसका विष निकालना, ये सब इसके अंदर आता है। फिर आता है जरा चिकित्सा जो युवा अवस्था को स्थिर रखने के लिए होती है। फिर आता है वृष चिकित्सा जो फर्टिलिटी बेसिकली उसके लिए होती है। 8 अंग कहे गए हैं, इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। फिर आता है दोषों का वर्णन। आयुर्वेद शास्त्र में 3 ही दोष माने गए हैं, 3 शारीरिक दोष माने गए हैं। कौन कौन से? वात, पित्त तथा कफ। अब हम देखेंगे इसमें विकृत अविकृत दोष। अगर परफेक्ट बैलेंस होता है इन 3 दोषों का तो हमारी हेल्थ मेंटेन होती है, और अगर इम्बैलेंस हो जाता है त्रिदोष का तो इट लीड्स टू डिजीज। तो यही लिखा है, ये कुपित होकर शरीर का नाश करते हैं और अकुपित होकर देह का पालन करते हैं। देह क्या होता है? शरीर, शरीर का पालन करते हैं। फिर इसमें है वात पित्त कफ का शरीर, वय, दिन, रात्रि और भोजन के। तो अब जो हमारे त्रिदोष हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, बट देयर प्रेजेंस इज स्पेशली सीन इन पर्टिकुलर पार्ट्स। जैसे अगर हम बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो वात का स्थान है वो हृदय और नाभि के नीचे है, पित्त का स्थान है हृदय और नाभि के मध्य में, कफ का स्थान है हृदय और नाभि के ऊपर। तो ये हो गया दोष और उसके स्थान। फिर आता है हमारी आयु के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से दोष की वृद्धि या क्षय। वृद्धि होता है बढ़ना, क्षय होता है कम होना। तो हमारी एज के हिसाब से कौन सा दोष बढ़ता है? वो वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज में हमारा वात बढ़ता है। वात बेसिकली तुम वायु से ले सकते हो। हमारे जॉइंट पेन होता है, हमारे खोखलापन आता है जॉइंट्स में, नीज में, तो ओल्ड एज में आता है वो ज्यादातर, तो वो वात दोष की वजह से होता है। युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है। पित्त बेसिकली हीट, पिंपल्स आते हैं युवा अवस्था में, और प्यूबर्टी हिट होती है, तो ये सब युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है, इसकी वजह से होता है। बाल्य अवस्था में कफ की वृद्धि होती है। अब अगर हम पूरे दिन में देखा जाए तो वात की वृद्धि सायकाल में होती है, 3 PM to 6 PM। पित्त की वृद्धि होगी 9 AM to 3 PM, कफ की 6 AM to 9 AM। तो ये हमारे दिन में इस टाइम पे इन दोषों की वृद्धि होती है। ऐसे ही रात्रि में, जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, लास्ट, उसमें वात बढ़ता है। रात्रि के मध्य प्रहर में पित्त बढ़ता है और रात्रि के पूर्व प्रहर में कफ बढ़ता है। अब आहार सेवन, जैसे ही हमने आहार खाया तो हमारी कफ की वृद्धि होती है। जब पाचन का समय आता है तो हमारी पित्त की वृद्धि होती है, और पाचन के बाद हमारी वात की वृद्धि होती है। बेसिकली तुम वात को ले सकते हो, हर चीज बाद में जो हो रही है। फिर आता है दोषों का अग्नि और कोष्ठ पर प्रभाव। अब जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, अग्नि, जिससे खाना पचता है, जिसको हम मॉडर्न में HCl से भी ले सकते हैं, तो जठराग्नि बेसिकली हमारी जितनी भी डिजीज होती हैं वो जठराग्नि के दूषित होने पर ही होती हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर्स। सबसे पहले जब वात की वृद्धि हो रही होती है तो हमारी विषम अग्नि हो जाती है। अगर हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिससे वात की वृद्धि हो, या फिर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी वात की वृद्धि हो रही हो, तो उसमें हमारी अग्नि विषम हो जाती है, मतलब अग्नि कभी ज्यादा कभी कम। पित्त की वृद्धि में तीक्ष्ण हो जाती है, मतलब अग्नि ज्यादा हो जाती है, खाना ज्यादा पचता है, जठराग्नि प्रबल हो जाती है। कफ की वृद्धि में मंद अग्नि हो जाती है, अग्नि कम हो जाती है, लो डाइजेस्टिव फायर। अब जब त्रिदोष सम अवस्था में होते हैं, जब हमारे वात पित्त कफ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो सम अग्नि हो जाती है, मतलब अग्नि नॉर्मल हो जाती है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोष्ठ। वात की वृद्धि में क्रूर कोष्ठ हो जाता है, मतलब जो विरेचन होता है, जो फीकल मैटर होता है, वो कठिनता से आता है। पित्त की वृद्धि में मृदु हो जाता है, विरेचन आराम से होता है, डायरिया बेसिकली। कफ की वृद्धि में, या फिर त्रिदोष जब समावस्था में होता है, इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो मध्यम कोष्ठ होता है, मतलब विरेचन सामान्य होता है, जैसा होना चाहिए वैसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति। जैसे जहर जहरीले कीड़ों के लिए प्राकृतिक और अंतर्निहित है, वैसे ही प्रकृति मनुष्य के लिए है। गर्भाधान के दौरान ही शरीर की प्रकृति का निर्माण हो जाता है। अब जैसे जो जहरीले कीड़े हैं, उनके अंदर जहर इनहेरिट होता है बचपन से ही,
तो ऐसे ही गर्भाधान के दौरान ही हमारी बॉडी में हमारी प्रकृति का भी निर्माण हो जाता है। अब सबके अंदर अलग अलग प्रकृति होती है। वातज हीन, पित्तज मध्यम, कफज उत्तम, त्रिदोषज श्रेष्ठ, संसर्ग निंदनीय। मतलब जो वातज होती है उसको हीन प्रकृति माना गया है, पित्तज को मध्यम, कफज को उत्तम, और अगर वात पित्त कफ सम अवस्था में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, त्रिदोष तीनों दोष होते हैं, तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। संसर्ग निंदनीय होता है। दो दोष या फिर वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ, ये अगर दो दोष अगर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड। ज्यादातर मनुष्य में संसर्ग ही होता है, दो प्रकृति पाई जाती है, एक डोमिनेट करती है और एक रिसेसिव होती है। अब हम देखेंगे वात पित्त कफ के गुण। वात के गुण क्या है? तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। अब हम इसको वात प्रकृति वाले लोगों के भी गुण ले सकते हैं, आहार विहार इन सब के भी गुण ले सकते हैं। तो रूक्ष मतलब क्या होता है? रफनेस। लघु मतलब होता है लाइटनेस, हल्कापन। शीत होता है कोल्डनेस, ठंडा। खर होता है रफनेस। सूक्ष्म होता है माइन्यूटनेस, छोटा। चल होता है मूवमेंट। तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं बेसिकली उनकी स्किन ड्राई होती है और उनकी रफनेस भी आती है उनकी स्किन में, बहुत ज्यादा चलने फिरने वाले होते हैं, मन चंचल होता है। तो ये सब कुछ क्वालिटीज है। फिर आता है पित्त। पित्त की क्वालिटीज, पित्तम स्नेह, तीक्ष्ण उष्ण लघु, विस्त्रम सरम द्रवम। स्नेह मतलब क्या होता है? स्लाइटली ऑयली, अंक्चुअस। तीक्ष्ण होता है पियर्सिंग, चुभने वाला। उष्ण होता है हॉटनेस, हॉट। लघु होता है लाइटनेस, हल्का। विस्त्रम होता है बैड स्मेल। सरम मतलब होता है हैविंग फ्लूइडिटी और मूवमेंट। द्रवा होता है लिक्विडिटी। तो ये सब क्या है? पित्त के क्वालिटीज। फिर आता है कफ। स्निग्धः शीतो गुरु मंदः, सलक्षणो मृत सनः, स्थिरः कफः। स्निग्ध होता है ऑयली, शीत होता है कोल्ड, गुरु होता है हैवी, मंद होता है विस्कस, सलक्षण होता है स्मूथ या फिर क्लियर, और मृत्सन होता है स्लाइमी और जली, स्थिर होता है स्टेबिलिटी। अब आता है धातु एवं मल। दोष जिसको दूषित करे उसको दूष्य कहते हैं। हमने पढ़ा था कि दोष अगर ठीक अवस्था में होता है तो वो हमारे देह का पालन करता है। अगर इम्बैलेंस हो जाता है उन दोष का तो वो दूषित करता है। क्या क्या दूषित करता है? हमारे बॉडी टिश्यू दूषित करता है, हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल दूषित करता है। तो जो इन दोष से दूषित हो रहे हैं उनका नाम इन्होंने दूष्य रख लिया। जैसे बॉडी टिश्यू जो हो गया, हमारी धातुएं जिनको बोलते हैं, और जो मल हो गया हमारा, वो दूषित हो रहा है दोष की वजह से। तो धातु और मल क्या हो गया? दूष्य। तो दोष जिसको दूषित करे उसको दूष्य कहते हैं। ये धातुएं भी हो सकती हैं और मल भी। ये 7 धातुएं किसी को भी दूषित नहीं करती, अपितु स्वयं ही दोषों से दूषित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें दूष्य कहा गया है। अब धातु कौन कौन सी हैं? हम इसको क्रिया शारीर में भी पढ़ते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स। रक्त ब्लड टिश्यू, मांस मसल टिश्यू, मेद एडिपोज टिश्यू, अस्थि बोन टिश्यू, मज्जा बोन मैरो, शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अब मल में क्या आता है? मूत्र, पुरुष, स्वेद। मूत्र क्या हो गया? यूरिन। पुरुष क्या हो गया? फीकस। स्वेद क्या हो गया? स्वेट। अब जैसे मेरे अंदर वात की वृद्धि की वजह से कोई डिजीज उत्पन्न हो रही है, तो अगर मैं ऐसा आहार खाऊं या फिर ऐसी एक्टिविटीज करूं जिससे मेरा वात बढ़ेगा, तो उससे वो दोष और ज्यादा कुपित होगा और ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं उसके अपोजिट खाऊं, अब मैं ऐसा आहार खाऊं, ऐसी एक्टिविटीज करूं जिससे मेरा कफ बढ़े, तो उससे क्या होगा? मेरा वात कम हो जाएगा और कफ बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इसमें यही समझाया गया है। सामान्य से वृद्धि 3 प्रकार की होती है: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य क्या होता है? जैसे मांस से मांस की वृद्धि। गुण सामान्य क्या हो गया? जैसे दूध और घी से शुक्र की वृद्धि होती है, स्पर्म की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र का गुण है मधुर, स्निग्ध और शीत, और यही जो सेम गुण है वो दूध और घी का भी है। तो कर्म सामान्य, जैसे कि कफ का कर्म होता है स्टेबिलिटी, तो अगर हम बैठे रहेंगे या सोते रहेंगे तो हमारा कफ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कर्म से वृद्धि हो रही है हमारी। अब हम पढ़ेंगे 6 रस के बारे में। अब अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग रस की प्रधानता होती है। तो कौन से 6 रस है? मधुर, अम्ल, लवण,
कटु, तिक्त, कषाय। अब मधुर अम्ल लवण से कफ प्रकोपित होता है, कफ बढ़ता है। अम्ल लवण कटु से पित्त प्रकोपित होता है और कटु तिक्त कषाय से वात प्रकोपित होता है। अब इसमें बल का भी ऑर्डर दिया गया है। मधुर, मीठा खाने से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, फिर अम्ल से थोड़ी कम, लवण से थोड़ी कम, कटु से कम, तिक्त से कम, कषाय से सबसे कम। तो ये हो गया 6 रस। अब आता है द्रव्य के प्रकार। शमन, भोजन जो बढ़े हुए दोषों को सामान्य स्थिति में लाता है। ऐसा भोजन, अगर हमारे दोष बढ़े हुए हैं, वात पित्त कफ इनमें से कोई बढ़ा हुआ है, तो ऐसा भोजन हम खाएं जिससे ये दोष कम हो जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं शमन। कोपन क्या होता है, अगर हमारे दोष कम हो रखे हैं, जितने होने चाहिए उनसे कम है, तो हम ऐसा भोजन खाएं जिससे वो दोष बढ़ जाए और सामान्य स्थिति में आ जाए। फिर आता है स्वस्थ हितकर भोजन, जो त्रिदोष वात पित्त कफ और स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति को बनाए रखता है। मतलब ऐसा भोजन खाएं जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे, तो वो क्या हो गया, स्वस्थ हितकर। फिर आता है वीर्य के भेद। उष्ण वीर्य होता है जिसकी तासीर गर्म होती है, ऐसा खाना, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी प्रकृति गर्म हो, जैसे काली मिर्च। शीत वीर्य होता है ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी प्रकृति ठंडी हो, जैसे कि दूध, जिसकी तासीर ठंडी हो। फिर आता है विपाक। खाए हुए मधुरादि रस वाले द्रव्यों का महाश्रोत्रस में जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसको विपाक कहते हैं। हमने मधुर आदि कोई सा भी द्रव्य खाया, अब जब वो पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद लास्ट में जो उसका रस आता है बाहर निकल के, उसे हम विपाक बोलते हैं। विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। अगर हमने मधुर या लवण रस का कोई द्रव्य खाया, तो जो हमारा लास्ट में विपाक बनेगा, जो लास्ट में हमारा डाइजेशन के बाद विपाक बनेगा, वो मधुर होगा। अम्ल पदार्थ खाते हैं तो अम्ल विपाक बनता है। कटु तिक्त कषाय रस वाला द्रव्य कोई खाते हैं तो कटु विपाक बनता है। तो अभी पहले पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अब एक और पार्ट बनेगा इसका, उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।